नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड के एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर, जिसे सीएनटी और एसपीटी एक्ट कहा जाता है। ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और प्रत्येक झारखंड वासी को भी ये समझना है। हम झारखंडी हैं, तो झारखंड के सीएनटी और एसपीटी एक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और ये एग्ज़ाम पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दिन बाद जेपीएससी का एग्ज़ाम है, पीटी, जिसमें ये एक्ट से, सीएनटी एसपीटी एक्ट से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है विभिन्न वीडियो के माध्यम से, और किताबों का लैंग्वेज भी टफ होता है, जिससे स्टूडेंट इसके मूल चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ इजी करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सीएनटी एसपीटी एक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें सीएनटी एक्ट जो लगाया गया है, तो सीएनटी एक्ट में कुल 19 अध्याय है, जिसमें 271 धाराएं हैं। तो इतना छोटा नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, 19 अध्याय हैं और 271 इसमें धाराएं हैं। तो ये आसान नहीं है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसे सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ना है, तो वो डायरेक्ट उसके एक्ट के जो धाराएं हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और या तो अध्याय के अंदर जो धाराएं हैं उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ सजेशन के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स किताबों से उठा लेते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो आप ऐसे करने से आप पार तो पाएंगे ही नहीं, बल्कि डिफ़िकल्टीज को और बढ़ा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएनटी एक्ट समझते हैं। सीएनटी एक्ट को, तो सीएनटी एक्ट को समझने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना है कि वर्तमान में झारखंड जो राज्य है, जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ, ये बिहार से कट के बनी। तो झारखंड में एक्चुअल है कौन सा हिस्सा? झारखंड में मेन कौन सा हिस्सा है? वर्तमान में हमारे 24 जिले हैं, जिसमें संथाल परगना, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। मैप में समझिए, जहाँ पर ये ब्लू रंग का घेरा है, देखिए वो संथाल परगना है। और बाकी का जो हिस्सा है ये छोटे नागपुर है। ये मूल 2 जगह को मिलाकर ही झारखंड है। हालांकि इसे संशोधित करके उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कई हिस्सों में बांटा गया है, तोड़ मतोड़ा गया है। लेकिन सीएनटी एक्ट जब लगा था, तो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट जब लगा था, तो ये इस एरिया पे लगा था। हम लोग वो सब में जाएंगे, हम पहले मूल विषय को समझते हैं। तो यहाँ पर यह सीएनटी एक्ट लगा था। कहाँ पे लगा था? संथाल परगना को अगर आप छोड़ देते हैं, तो बाकी जो हिस्सा है इस जगह पर सीएनटी एक्ट लगा था। छोटे नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगी थी। और ये जो संथाल परगना है, इस संथाल परगना पर जो लगी थी वो एसपीटी एक्ट है। तो हम पहले छोटे नागपुर एक्ट पे बात करेंगे, फिर एसपीटी एक्ट पे बात करेंगे। तो छोटे नागपुर का जो इलाका है, झारखंड का जो इलाका है, ये जंगल और झाड़ों का इलाका था। प्रकृति ने यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ बनाए हैं और जंगल ही जंगल है।
यहाँ पर कृषि भूमि बहुत कम थी, कृषि भूमि नहीं थी, और कृषि भूमि नहीं होने के वजह से यहाँ पर जो रहने की जो जगह थी वो कुछ मूल जगह पर छोड़कर ग्रामीण इलाका में रहना बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पर जंगल थे, झाड़ थे, पहाड़ थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जो उन जंगल झाड़ों में रहना स्टार्ट किया, जंगल झाड़ों में घूमना स्टार्ट किया, पहाड़ों में घूमना स्टार्ट किया। लेकिन वो कैसे थे? वो घुमक्कड़ टाइप के थे, मतलब एक स्थान पे रहते नहीं थे। कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी इस पहाड़ में, कभी उस पहाड़ में, ऐसे ही जीवन चलती थी। और ये लोग मूल रूप से झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब क्या होता है? झूम खेती का मतलब होता है किसी एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करना। अभी ये जगह अच्छा लगा, परिवेश अनुकूल लगा, यहाँ पर वो खेती कर लिए। इसके लिए वो क्या करते थे? मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ में जिस जगह पर वो फसल लगाएंगे तो उस जगह पर वो आग जला देते थे, और आग जला देने के बाद वो जगह जो खाली हो जाता था उस पर वो खेती करते थे। इसके दो फायदे थे। एक, जो आग लगाने के बाद जो पत्तियां जल जाती थी या डाल जो जल जाता था वो उर्वरक का काम करता था, और दूसरा कि फसल जो था वह उस मिट्टी पर एक ही बार उगती थी, इसलिए उपजाऊपन उसका अच्छा मिल जाता था। लेकिन उस खेत को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर वो लोग फिर कहीं दूसरे जगह चले जाते थे, दूसरे जंगलों में चले जाते थे। ये जो लोग थे, ये लोग कौन थे जो ऐसा करते थे? ये लोग जो थे ऐसा करते थे, जंगलों में घूमते थे, पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में घूमते थे, ये यहाँ के मूल निवासी थे। मूल निवासी, लेकिन उनका कोई निश्चित एरिया, निश्चित क्षेत्र नहीं था। बस इसी को फॉलो करते हुए, इसी चीज को देखते हुए कुछ समुदाय और भी आए, मतलब समुदाय और भी आए, वो लोग भी ऐसा करते थे। लेकिन ये जो बदलाव शुरू हुआ, मतलब एक को देखकर दूसरे को आना, दूसरे को देखकर तीसरे का आना, ये चीज झूम कृषि को बंद करवा दिया, और झूम कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि ने अपना जगह धारण कर लिया। तो ये जो झूम कृषि समाप्त हुई और स्थायी कृषि का जन्म हुआ। स्थायी कृषि मतलब निश्चित जगह पर वह खेती करेंगे और निश्चित जगह पर वो लोग रहेंगे, मतलब वो लोग निवास स्थान चुन लिए। तो निवास स्थान जो चुन लिए, तो निवास स्थान में बहुत ऐसे भूमि थे जिस भूमि को वो लोग कोड़कर अपने मेहनत के बल पर उसे रहने लायक बनाया, उसको कृषि योग्य बनाया, और ऐसी भूमि को कोड़कर भूमि कहा गया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोड़कर भूमि क्या है। कोड़कर भूमि क्या है, ये जेपीएससी का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। कोड़कर भूमि क्या है? तो वो लोग अपने सुविधा अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार अनउपजाऊ भूमि को, पहाड़ की भूमि को, जंगली भूमि को कोड़ काट के अपने रहने योग्य, फसल योग्य बनाए, जिसे कोड़कर भूमि कहा जाता है। अब आते हैं बात करेंगे। तो वो लोग वहां पे रहना स्टार्ट किए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस समय कोई भी जमीन का मालिक कोई नहीं था, या तो सभी थे। मतलब जमीन पर हक सामूहिक था, व्यक्तिगत नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। जब तक आप नहीं समझिए इन विषय बिंदुओं को, तब तक आप CNT एक्ट नहीं समझ सकते हैं।
तो भूमि का जो मालिक था वो सामूहिक रूप में था, व्यक्तिगत मालिक नहीं था। क्योंकि तो ये जो जंगल पहाड़ थी, इसे आप अपने अनुसार ढालिए और अपने अनुसार उसको यूज कीजिए। ये भूमि का मालिक कोई व्यक्ति नहीं था। अब आते हैं कि ये समय जाता चला गया और धीरे धीरे झारखंड के वो इलाके, पहाड़ी इलाके, जंगल के इलाके, वहाँ पर जब बस्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई, बस्तियाँ बनना शुरू हो गई, बस्तियाँ बना और धीरे धीरे वहाँ पर वो कबीलों का राजा, सरदार, ये सब ने जन्म लिया। ऐसा करते करते कुछ वंश ने शासन शुरू किया। उसमें एक महत्वपूर्ण वंश आता है नागवंश। नागवंश झारखंड पे अपना शासन व्यवस्था शुरू किया, लेकिन शासन इतना अच्छा था कि कोई रोक टोक झोंक कुछ नहीं था। मतलब सब शांति से अपना जीवन यापन करते थे। कोई सामूहिक समस्या आती थी तो वहाँ के राजा समस्याओं का समाधान करते थे। उस समय सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवरों का था, जंगली जानवरों का सबसे बड़ा समस्या था, और इससे बड़ा व्यवस्था कुछ नहीं थी क्योंकि लोग जड़ बूटियों के जानकार भी थे। सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवर को लेकर थी। तो नागवंशियों पर विश्वास भी था, समाज का विश्वास भी था। लेकिन झारखंड से बाहर जो पूरा भारत है, अखंड भारत, जिस उस समय ईरान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो ये सबको बाद में ये सब के विषय में बाद में बात करेंगे। उस समय जो भारत में वो जो दिल्ली सल्तनत की अंतिम कगार चल रही थी, इब्राहिम लोदी दिल्ली के मुख्य बादशाह थे, और उसमें मुगल का आक्रमण हुआ और 1526 में मुगल एम्पायर स्थापित हुआ बाबर के नेतृत्व में। तो ये उस समय तक झारखंड पर मुगलों का नज़र नहीं गया था और ना ही झारखंड पर मुगलों का कोई असर पड़ा था। वे लोग अपनी जीवन में मस्त थे, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उन लोगों का मानना था यही जंगल ही मेरा जीवन है, ये मिट्टी ही मेरी जीवन है और यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन दुनिया एक तरफ, मुगलों का शासन स्थापित हो चुका था और मुगल को पूरे भारत पे शासन करना था। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राजा को जब वह पूरे साम्राज्य स्थापित करना चाहे, पूरे भारत को अपने अंतर्गत रखना चाहे, तो उसे सेना की आवश्यकता होगी। सेना की आवश्यकता होगी। सेना को रखने के लिए उसे पैसा चाहिए, धन चाहिए। और धन कैसे आएंगे? तो धन आएंगे कर से, टैक्स से। टैक्स लेने का काम मुगलों ने शुरू किया। नजराना कहते हैं इसको, नजराना लेना शुरू किया। तो नजराना लेना शुरू किया, लेकिन ऐसा कोई विषय अभी तक झारखंड में प्रवेश नहीं किया। तो हालांकि उस समय झारखंड नाम नहीं था। वर्तमान झारखंड जो उस समय का एरिया था, उस एरिया को हम अभी झारखंड नाम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन उस समय झारखंड नहीं था। तो मुगलों का जो शासन शुरू हुआ, भारत में टैक्स लेना स्टार्ट हुआ, माल गुजारी लेना स्टार्ट हुआ, नजराना लेना स्टार्ट हुआ। नागवंशियों जब इस पर राज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जब मुगलों का नजर झारखंड पर पड़ा,
झारखंड पे मुगल जो है वो नागवंशियों पर आक्रमण कर दिया। मुगल जब नागवंशियों पर आक्रमण कर दिया तो उस समय वो नागवंशी उतने ताकतवर नहीं थे और ना ही वो सुनियोजित तरीके से लड़ना जानते थे, इसलिए वो हार गए। और हार गए तो उन पर मुगलों का कब्जा हो गया। तो मुगलों का कब्जा हो गया तो मुगल वहां पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिए। मुगलों का मुख्य टारगेट क्या था? कर वसूलना, टैक्स वसूलना। कर जुटाने के लिए वो वहां पर बार करना स्टार्ट किया। और जब वहां के नागवंशी थे वे लोग जब उसके अधीन हो गए तो उन लोगों को मजबूरन अपने रैयतों से, मतलब जो लोग अपने जमीन पर काम कर रहे थे, उन लोगों पर जबरन टैक्स लगाना पड़ा। लेकिन टैक्स वसूली ईमानदारी से नहीं करते थे नागवंशी, मतलब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उन लोगों के प्रति था और वो मुगलों को धोखे में रख रहे थे। मुगलों ने देखा कि यहाँ पर ये टैक्स वसूलना इतना आसान नहीं होगा, टैक्स वसूलना इतना आसान नहीं होगा। इस बीच एक पॉइंट्स और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मुगलों ने टैक्स वसूलना स्टार्ट किया और नागवंशी के राजाओं के द्वारा ही वहाँ पर टैक्स वसूलने के लिए मजबूर किया, लेकिन टैक्स वसूलना उतना आसान नहीं रहा। इस बीच बता दें, वहाँ के जो जनजाति हैं झारखंड के उस समय के, उन्हें उनके साथ साथ हमने बताया था बहुतों ने फॉलो करते हुए वहाँ पर वो लोग भी आए थे, रहना स्टार्ट किए थे। उनमें से बहुत सारे बौद्ध थे, बहुत सारे हिंदू थे, बहुत सारे अन्य कास्ट थे। तो ये लोग भी उनके तरह ही जीवन यापन करते थे। वो मुख्य जंगल में ना रह के जंगल के बाहर रहते थे। तो इन्हें ये जो गैर जनजाति है, वो लोग जनजाति है, ये लोग गैर जनजाति है। तो ये गैर जनजाति और वो लोग जंगल के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में जो रहते थे, वो जो जनजाति थी, जनजाति और गैर जनजाति, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये मूल निवासी बन जाते हैं झारखंड के। और इस मूल निवासी में ये जो गैर जनजाति है, इन्हें सदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हें सदान कहा जाता है, सदान। और इनमें एक वर्ड आएगा दिकू। ये दिकू वर्ड को भी समझना जरूरी है। दिकू का मतलब जनरल कास्ट नहीं है। दिकू का मतलब वो होता है जो बाहर से आए हैं, बाहरी हैं। उस समय जो जनजाति और गैर जनजाति इन लोगों को बाहरी मानते थे, जैसे ईसाई मिशनरी या फिर और भी जो बाहर के लोग हैं, उन्हें ये लोग दिकू बोलते थे। हालांकि कालांतर में दिकू शब्द का दूसरा प्रयोग किया गया है, लेकिन दिकू का मतलब बाहर से आने वाले हैं। इसे देखकर दिखाया जाता था, दिक करते थे, इसलिए ये दिकू बन गया। सदान और जनजाति, ये दोनों मिलकर, मतलब गैर जनजाति और जनजाति दोनों मिलकर झारखंड के मूल निवासी हैं। तो ये जो जनजाति थे, पहाड़ जंगलों के अंदर रहने वाले लोग थे, इनकी जो प्रोडक्शन थी, वो उसकी प्रोडक्शन का रेट जो था वो बहुत कम था। लेकिन बाहर से गैर जनजातियों का आने का जो सिलसिला है वो उनके तुलना में ज़्यादा था। तो रेशियो जो था, वो रेशियो में चेंजिंग आने लगा। मतलब जनजाति पहले ज़्यादा, गैर जनजाति कम, फिर ये कम वाला ज़्यादा होने लगा और जनजाति जो है वो घट गया। तो उसका रेशियो चेंज हुआ, तो इसका प्रभाव सीधे उसके कल्चर पर पड़ने लगा, उसके संस्कृति पे पड़ने लगा, उनके बनाए नियम कानूनों पे पड़ने लगा। तो यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ, फिर से मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। टैक्स, मुगलों ने टैक्स लेना स्टार्ट किया। टैक्स वसूलना इतना आसान नहीं हुआ।
फिर मुगलों का जो पीरियड था वो समाप्त हो गया, क्योंकि मुगलों के पीरियड के बाद हमारे देश में अंग्रेजों का पीरियड शुरू होता है। और अंग्रेज भी दो तरीके से हम लोग अंग्रेजी शासन को समझेंगे, क्योंकि भारत में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उस समय मुगलों का शासन था, और अंग्रेज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आई। वो भी एक बहुत बड़ी घटना है, उसको भी बताया जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो व्यक्ति आए थे इंग्लैंड से हमारे भारत में, सबसे पहली बार आए थे कोलकाता में। मैं नेक्स्ट कभी इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा कि कौन था वो व्यक्ति, किसके घर आया था, क्यों आया था, किस वजह से आया था, वो कोलकाता कौन सा कोलकाता है, आज वो कोलकाता देख रहे हैं, वो कोलकाता नहीं था। ये बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा। तो ये जो मुगलों का जो काल समाप्त हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेज शासन करने लगे। अंग्रेजों ने भी देखा कि भारत जो है एक खुला मार्केट है, यहाँ के लोग बड़े सहज सरल हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो मातृभक्त हैं, देशभक्त हैं, ईमानदारी इनके रग रग में कूट के भरी हुई है, और सभी धनवान हैं। सोने की चिड़िया उस समय भी थी, हालांकि व्यापार में हम लोग थोड़ा सा कमी आ गई थी, लेकिन बहुत बेहतरीन व्यापार हुआ करता था भारत का उस समय। पूरे वर्ल्ड का 40% व्यापार निर्यात करती थी अकेला भारत, 40% निर्यात करती थी अकेला भारत। तो वो क्षेत्र पे अंग्रेज भी अपना नज़र दिए, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। बस फारूक बख्तियार से युद्ध हुआ, अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हथियार के रूप में बंदूक हुआ करती थी, और फारूक बख्तियार हार चुका था बंगाल से। फिर बंगाल में उसे रोकने की ताकत फिर किसी के पास नहीं थी, एक शख्स के पास थी जो इसे रोकने की ताकत रखता था, और उसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला रोक सकते थे अंग्रेजों को, लेकिन ये बात अंग्रेजों को पता चल गई, और कई जगह पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया। उस समय एक जाने माने कुटिल टाइप के अंग्रेज हुआ करते थे, वो मद्रास में थे, उन्हें यह बात बताया गया रॉबर्ट क्लाइव को, और वो बंगाल पहुँचे। बंगाल पहुँचने के बाद वो अपनी रणनीति के माध्यम से, मतलब मीर कासिम के साथ मैच फिक्सिंग करके सिराजुद्दौला, मतलब नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया। मार देने के बाद वो पूरे बंगाल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। स्थापित करने के बाद ये घटना 1757 की है। फिर इसे पलासी का युद्ध भी बोला जाता है। फिर 12 अगस्त 1775 को ईस्ट इंडिया कंपनी को, वहाँ के ऑफिसर्स को दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कहानी टर्न करेगी। दीवानी मिलने का ये मिल गया, अधिकार मिल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगह पर वह टैक्स वसूल सकते थे। यह अधिकार 12 अगस्त 1775 को मिल गया। सॉरी 1765, गलत बोले, 1765 को मिल गया। 65 को मिल गया तो वो लोग कर वसूलने का एरिया को बढ़ाते बढ़ाते वो कहाँ पहुँचे? वो लोग झारखंड पहुँचे। झारखंड में हालांकि 1767 में ही वो लोग पहुँच चुके थे, लेकिन पूरे झारखंड पर वो फैलते फैलते उसको 1700 लेकर 1837 तक समय लग गया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ।
वो कर वसूलते थे, लेकिन सफलता उसको उस लेवल पर नहीं मिली थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना पैर जमा रही थी, जमा भी चुकी थी, झारखंड में भी वो प्रवेश कर चुकी थी। और कहाँ पे प्रवेश की थी? सिंहभूम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजों ने अपना पैर टैक्स वसूलने के वजह से कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिंहभूम से स्टार्ट किया। तो सिंहभूम से स्टार्ट किया तो यहाँ पर एक पॉइंट्स, मैंने सिंहभूम से स्टार्ट किया, यहाँ पर एक पॉइंट, या इस पॉइंट्स को छोड़कर हम कुछ बैक में जाएंगे। फिर से बैक क्या है कि वो लोग उस जगह पे जाएंगे कि अपनी जो भूमि तैयार करती थी, वो एरिया जो था वो पहाड़ी इलाका था, कांटेदार इलाका था, जमीन को कोड़ कर वो अपने योग्य बनाता था। तो ये जो कोड़कर भूमि का निर्माण हुआ, तो कोड़कर भूमि का निर्माण में, तो इससे पहले वो लोग झूम कृषि पर ध्यान देते थे। झूम कृषि से वो लोग स्थायी कृषि पर ध्यान देने लगे। तो सबसे पहले जब वो लोगों ने जिस ये बनाया, मतलब कृषि योग्य भूमि बनाना स्टार्ट किया, तो उसको खूंटकट्टी कहा जाता था। खुटकट्टी मतलब स्थायी कृषि हुआ तो वह जमीन खुटकट्टी कहलाई, और वो बस्ती खुटकट्टीदार कहलाया। खुटकट्टीदार इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 99% पूछा जाने वाला है। यानी कोड़कर भूमि हुआ, खुटकट्टीदार भूमि हुआ, खुटकट्टी हुआ, खुटकट्टीदार बस्ती का नाम। और ये खुटकट्टीदार शब्दों का प्रयोग सबसे पहले सबसे ज्यादा मुंडाओं ने किया था। मुंडा, यानी अगर पूछा जाए कि दे दिया जाए और ये ऑप्शन कि मुंडा लोगों का कृषि से संबंध है, वो ऑप्शंस दे दिए जिसमें खुटकट्टी रहे, तो आप खुटकट्टी को मारिए। खुटकट्टी उसकी जमीन का नाम है। जब वह झूम कृषि से किस कृषि में आए? झूम कृषि से जब वो स्थायी कृषि में आए, तो वो कृषि का जो भूमि था वो खुटकट्टी कहलाया, और जो बस्ती बनाया उस बस्ती का नाम खुटकट्टीदार कहलाया। वहीं पर जो राजा बने थे, राज परिवार का जन्म हुआ था, नागवंशियों का जन्म हुआ, बोले ना नागवंशी, तो वो जो क्षेत्र था, तो राजा के द्वारा भी वहाँ पे राजतंत्र के आधार पे भी जमीन तैयार किया जाता था। राजा का दायित्व होता था जमीन तैयार कर देना, उसको राजहंस भूमि कहा गया। राजहंस भूमि, और राजहंस भूमि, उसके बाद उस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा का भी जन्म हुआ था। उसमें आएंगे जमींदारी प्रथा का, लेकिन जब याद आया है तो बोल देते हैं। जमींदारी प्रथा का भी उसमें जन्म हुआ, और वो लोग भी जगह मतलब जमीन का निर्माण किए। निर्माण दैट मीन्स तैयार किए, उसे मझियांस कहा गया। मझियांस यानी कितने प्रकार के मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं? कोड़कर, खुटकट्टीदार, खुटकट्टीदार तो बस्ती का नाम है। उसके बाद राजहंस, राजाओं के द्वारा, और मझियांस जो था वो जमींदारों के द्वारा। इसमें एक और आएगा जिसमें आप कह सकते हैं इसको भुईहर जमीन। भुईहर ये उड़ाव के जमीन है। भुईहर जमीन मतलब वही समय जो था, वो समय जब वो लोग स्थायी कृषि में बदल रहे थे, तो बहुत सारे जमीन का नामकरण हुआ, जिसमें हमने बताया खुटकट्टी, उसके बाद भुईहर, राजहंस, मझियांस, कोड़कर, ये 5 प्रकार की भूमि, जिसमें खुटकट्टी का संबंध मुंडाओं के साथ है, और भुईहर भूमि का संबंध उरांव के साथ है।
ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जब दीवानी मिल गई, टैक्स वसूलना स्टार्ट किया अंग्रेज़ों ने, और दीवानी मिल गई बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए, तो वो लोग सिंहभूम से अपना काम स्टार्ट किए 1767 तक, और पूरे झारखंड में उसे फैलने में 1837 साल के उस समय तक उन लोगों को अपना प्लानिंग लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। खेल यहाँ से शुरू हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हम टैक्स कैसे वसूले। जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों के अंदर रहने वाले ये सब लोगों से हम पार कैसे पाए। हालांकि बस्तियां थी, बस्ती में अंग्रेज ऑफिसर जाते भी थे, लेकिन क्या किया जाए कि उसके टैक्स को वो कलेक्शन कर सके। यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है, और ये CNT एक्ट को जन्म देने की घटना बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा भी कीजिए, और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि CNT एक्ट को बड़े आसान शब्दों में लोग समझ पाएँ। बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टैक्स को वसूलने के लिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी चाल चली।